एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत में निर्वाचन प्रणाली एवं राजनीतिक दल। यह अध्याय 45 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्वाचन प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान राष्ट्राध्यक्ष से लेकर, यानी जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक लेवल पर निर्वाचित प्रतिनिधि की नियुक्ति का प्रावधान करता है। भारत में संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्वाचन के लिए ब्रिटेन के चुनाव प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। किस देश के? तो ब्रिटेन के। और निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए संविधान संसद को शक्ति प्रदान करती है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। कई बार यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं कि जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, इसका संबंध किस भाग से है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 क तक याद रखिएगा। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा जिसे संविधान या विधायिका के द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा किसी आधार पर अनर्हित नहीं किया गया, अयोग्य घोषित नहीं किया गया, उसे मतदान का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 325 के तहत अगर बात करें तो इसमें जो प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के निर्वाचन के लिए एक मतदाता सूची होगी और न तो कोई व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र होगा। यानी किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे आधार पर किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचन सूची में शामिल किए जाने का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 326 के तहत अगर बात करें तो केंद्र की लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। भारत में निर्वाचन प्रणाली के जो प्रकार हैं, तो भारत में निर्वाचन प्रणाली के दो प्रकार हैं, दो पद्धतियां अपनाई गई है। देखिए, अगर बात करें तो पहला है लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बहुलवादी व्यवस्था, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई गई है। और दूसरा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। इन दोनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, बहुलवादी व्यवस्था यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए इसी प्रणाली को, इसी सिस्टम को अपनाया गया है और इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। मतदाता के द्वारा किसी एक उम्मीदवार का जो है चयन किया जाता है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है, भले ही वे डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों ना हो। और इस पद्धति में सरकार के गठन का अवसर उस दल या समूह को प्रदान किया जाता है जिसे बहुमत के आधार पर जनादेश मिला हो। और इस व्यवस्था में अनेक कमियां भी हैं, जैसे इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अधिकांश मुकाबले बहुकोणीय यानी कई प्रत्याशियों के मत होते हैं और कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में कुल पड़े मतों का 30 से 40% मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है। कोई दल जिसे बहुत कम मत प्राप्त हुए हैं फिर भी अधिकांश सीटें जीत सकता है। और इस प्रकार यह निर्वाचन प्रणाली सरकार के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि कई बार इस तरह बनी सरकार को कुल मतों का बहुमत तो दूर, कभी कभी डाले गए मतों का भी बहुमत जो है प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है और किसके इलेक्शन में इस प्रणाली को अपनाया जाता है, तो देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो यह जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसको भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस प्रणाली में सदस्यों के मत का मूल्य एक विधि के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। और अगर बात करें तो और इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता को एक ही मत पत्र यानी बैलेट पेपर पर उतनी वरीयताएं जो है करने की स्वैच्छिक छूट दी जाती है जितने की प्रत्याशियों की संख्या हो। इसको सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है या उपराष्ट्रपति या किसी, जैसे जो इसके लिए मतलब कि वैलिड होते हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए अगर कोई इलेक्शन है तो अगर इसमें 3 प्रत्याशी हैं,
या 4 प्रत्याशी हैं, तो इनकी मत की गणना कैसे की जाएगी? मान लीजिए इसका जो सिस्टम है क्या है, आपको पता है कि इसमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम को अपनाया जाता है। क्या होगा अगर मान लीजिए ये जो चौथा व्यक्ति है इसको सबसे कम मत प्राप्त किए हैं। देखिए सबसे पहले कि कोई एक ही विजेता घोषित होगा और इसमें 4 मतलब कि सदस्य नॉमिनेटेड हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए चौथा व्यक्ति के पास बहुत कम मत प्राप्त हुए हैं तो इसके वोट को क्या किया जाएगा, इसके ऊपर वाले वेरिएबल जो व्यक्ति हैं जो मतलब कि मत प्राप्त किए हैं इनको इसमें जो है मतलब इनके भाग को बांट दिया जाएगा, इसके वोट को इन तीनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर यही क्रम अगला के लिए भी अपनाया जाएगा, फिर से देखा जाएगा कि किसका जो है वोट सबसे ज्यादा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर देखा जाएगा सबसे कम मत किसको प्राप्त हुआ है, उसको हटाकर उसके वोट को दूसरा और पहला व्यक्ति जो है इनमें डिवाइड कर दिया जाएगा और इनको बांट दिया जाएगा। यही प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत पाने वाले प्रत्याशियों के दूसरे व उत्तरवर्ती वरीयता मतों को जो है शेष प्रत्याशियों में क्या कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, इनमें बांट दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई प्रत्याशी चुन न लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया में यह प्रणाली संघीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में प्रयोग की जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव के जो प्रकार है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है। इसके बाद है मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। देखिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व भंग होने के पश्चात होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। यानी जो 5 साल के लिए जो चुनाव था, अगर बीच में ही अगर मतलब कि पूरे 5 साल मतलब कि पूर्ण होने से पहले ही यह विघटित हो जाता है या सरकार गिर जाता है, तो इसके लिए जो चुनाव होगा वो मध्यावधि चुनाव होगा। और इसके बाद होता है एक बाई इलेक्शन, उपचुनाव। इसमें क्या होता है, किसी भी संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल सदस्य के मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त होने वाले पद को भरने के लिए कराए गए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। इसके बाद है एक है इसके बाद नेक्स्ट जो है स्नैप पोल। स्नैप पोल क्या है, संसद और राज्य विधानसभा को अचानक भंग करके कराए गए चुनावों को स्नैप पोल कहते हैं। तो संसद तथा राज्य विधानसभा को जो है अचानक भंग करके जो चुनाव कराए जाते हैं इसको बोलते हैं स्नैप पोल। ध्यान रखिएगा। चुनाव से संबंधित जो कानून है, जैसे पहला है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, ये चुनाव से संबंधित कानून है। इसके बाद परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता 1961, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, चुनाव चिन्ह आदेश 1968। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी चुनाव से संबंधित कानून है। इसके बाद दल बदल विरोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, सांसदों और विधायकों के द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया और इस संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में पुनः परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया और दल बदल अधिनियम को और अधिक जो है कठोर बनाया गया। यानी अब दल के विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी और इस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को 15% जो है निश्चित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है अधिनियम के प्रावधान। अधिनियम के जो प्रावधान है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों और विधायकों के निर्भरता से संबंधित जो है निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए, किसी राजनीतिक दल का सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता जो है छोड़ देता है या यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने
15 दिनों के अंदर क्षमादान न पाया हो, अतः स्पष्ट है कि जो सदस्य जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ है, ठीक है, उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके बाद निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह किसी सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा। नामांकित सदस्य, किसी सदन का जो नामांकित सदस्य है सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट किया गया है। इसके बाद दल परिवर्तन के जो अपवाद हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या अपवाद हैं? तो देखिए कुछ अपवाद हैं। जैसे पहला है, जब किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य एक साथ उस दल से अलग होकर एक नए दल का गठन कर लें या किसी अन्य दल में सम्मिलित हो जाएं तो मतलब कि ये दल परिवर्तन का जो नियम है उन पे लागू नहीं होगी। तो 1/3 सदस्य याद रखिएगा। और यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी निर्वाचित होने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से जो है यानी अपने इच्छा के अनुसार अगर बात बोले तो कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी निर्वाचित होने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है या छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है तो वह जो है दल बदल परिवर्तन के तहत नहीं आएगा। मतों का विज्ञान क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो मतदाताओं की मत देने की जो मन स्थिति है वो क्या है, जो वोटिंग बिहेवियर है, मतदाताओं की मत देने की जो मन स्थिति है इसके अध्ययन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को मतों का विज्ञान कहा गया है। और भारत में इसे लाने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? तो जो मतों का विज्ञान है भारत में इसे लाने का जो श्रेय है अमेरिकी प्रोफेसर डब्ल्यू मॉरिस जॉन को जाता है। किसको? डब्ल्यू मॉरिस जॉन, याद रखिएगा। इसके बाद राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए वर्तमान समय में शासन के विविध एवं रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। तो वर्तमान समय में जो प्रेजेंट डे है, जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय अगर बात करें तो शासन के विविध एवं रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। प्रजातंत्र के 2 प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक प्रजातंत्र। तो 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक प्रजातंत्र। राज्यों की बृहद जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में प्रतिनिधिक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो प्रतिनिधिक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था जो है लगभग सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में प्रचलित है। और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता के द्वारा, जो जनता है इनके द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को जो है पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, ठीक है, रिसोर्स होते हैं। प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत न केवल शासन दल का बल्कि विरोधी दल का भी महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित तथा नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना लोकतंत्र की सफलता जो है संभव नहीं है। अगर बात करें तो एडमंड बर्क ने कहा है, क्या कहा है एडमंड बर्क? इन्होंने कहा है कि दल प्रणाली लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहला प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, यानी जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। दूसरा रूढ़िवादी दल, जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। तीसरा है उदारवादी दल, जिनका लक्ष्य
विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है, और चौथा है सुधारवादी दल, जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। इसके बाद विचारधारा के आधार पर अगर बात करें तो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड और उदारवादी दल हैं इनको मिडिल में, और तथा प्रतिक्रियावादी दल जो है या रूढ़िवादी दलों को जो है राइट साइड रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है। दूसरे शब्दों में अगर इन्हें व्यक्त करने की कोशिश करें तो इन्हें वाम दल, केंद्रीय दल और दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए भारत में सीपीआई और सीपीएम, जो सीपीआई है, सीपीआई तथा सीपीएम, सीपीआई तथा सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं। कांग्रेस केंद्रीय दल तथा भाजपा दक्षिणापंथी दल के उदाहरण हैं। विश्व में 3 प्रकार की जो है दलीय व्यवस्था है। विश्व में कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था है। पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे पूर्व वामपंथी राष्ट्र रूस तथा अन्य पूर्वी जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, ये इसके उदाहरण हैं। द्विदलीय जो व्यवस्था है इसमें अगर बात करें तो 2 बड़े दल विद्यमान होते हैं, जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन, और बहुदलीय व्यवस्था जिसमें कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली। भारत में दलीय व्यवस्था, इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो भारत में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुणधर्म है। पहला है बहुदलीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो बहुदलीय व्यवस्था है, देश का विशाल आकार, विशाल जनसंख्या, समाज की विभिन्नता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता, विलक्षण राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा कई अन्य कारणों से अनेक प्रकार के राजनीतिक जो दल हैं इनका उदय हुआ। तो कई ऐसे प्रकार हैं जिससे राजनीतिक दलों का उदय हुआ। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक, याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक राजनीतिक दल हैं। 16वीं लोकसभा के आम चुनाव के दौरान देश में 6 राष्ट्रीय दल और 47, ये जो 6 राष्ट्रीय दल हैं इनको याद रखिएगा, और 47 राज्य स्तरीय दल और 593 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल और गैर सांप्रदायिक दल आदि। स्पष्ट विचारधारा का जो अभाव है, अगर इसके तहत अगर देखें तो भारत में सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा रखते हैं। उनकी नीतियां और कार्यक्रमों में अधिक समानता है। लगभग सभी दल लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गांधीवादी की वकालत करते हैं। इसके अलावा सभी दल जिनमें तथाकथित विचारधारावादी जो दल है ये भी शामिल हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो जो दल हैं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गांधीवादी की जो वकालत करते हैं, इसके अलावा भी सभी दल जिनमें तथाकथित विचारधारावादी दल भी शामिल हैं, केवल शक्ति प्राप्ति से ही प्रेरित हैं। ठीक है, इसके बाद व्यक्तित्व अगर बात करें तो व्यक्तित्व का जो महिमा मंडन है वो किस तरह से होता है। तो बहुधा दलों का जो संगठन है एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है, जो दल या उसकी विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दल अपने घोषणा पत्रों की बजाय अपने नेताओं से जो है पहचाने जाते हैं। ठीक है, इनके घोषणा पत्र से कहीं ज्यादा जो है इनके घोषणाओं से या इनके नेताओं से जो है इनकी पहचान इन दलों की होती है। भारत में जो राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण है इसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो देखिए भारत में जो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण है राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष। इसका 2 वर्ग है। विचारधारा के रूप में जो समर्पित नहीं है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और विचारधारा के रूप में जो समर्पित है वह है आपका दक्षिणापंथी जैसे भाजपा, और वामपंथी जैसे सीपीआई और सीपीएम। क्षेत्रीय अगर बात करें, क्षेत्रीय दलों का जो वर्गीकरण है इनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक। सांप्रदायिक के अंतर्गत आते हैं डीएमके एवं AIMDMK, शिवसेना, मुस्लिम लीग और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और गैर सांप्रदायिक के अंतर्गत आते हैं तेलुगु देशम पार्टी, असम गण परिषद, राष्ट्रवादी कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद जो साम्यवादी दल हैं इनका जो वर्गीकरण है आप देख सकते हैं। झारखंड की मुक्ति मोर्चा इसके अंतर्गत आते हैं,
मिजो राष्ट्रीय फ्रंट, गोरखा लीग, मणिपुर पीपुल्स पार्टी और अरुणाचल कांग्रेस, ये सभी साम्यवादी दल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है तदर्थ। तदर्थ के अंतर्गत केरल कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, लोक शक्ति और राष्ट्रीय लोक दल। और लघु के अंतर्गत आते हैं हिंदू महासभा, जनता पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी, याद रखिएगा। देखिए, पारंपरिक अगर बात करें तो पारंपरिक कारकों पर जो आधारित है वो है आपका पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं। भारत में अगर बात करें तो अधिसंख्यक दलों का जो गठन है वो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और नस्ल आदि के नाम पर होता है। दल बनाना तथा दल परिवर्तन, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में दल बनाना, दल परिवर्तन, टूट, विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनीतिक दलों की कार्यशैली के महत्वपूर्ण रूप हैं। सत्ता की लालसा के कारण राजनीतिज्ञ अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया दल बना लेते हैं। इसके बाद प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। देखिए, भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावशाली विपक्ष का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्तारूढ़ दल की निरंकुश शासन की जो है तानाशाही शासन की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और वैकल्पिक सरकार देता है। ठीक है, पिछले 50 वर्षों में कुछ अवसरों को छोड़कर अगर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि देश में सशक्त, प्रभावशाली और जागरूक विपक्ष का अभाव ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता किस तरह से दिया जाता है, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को जो मान्यता का जो मापदंड है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और चुनाव में प्राप्त मतों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो निर्वाचन आयोग, इसको ध्यान में रखिएगा, यही जो है इनको एक नाम देता है। अन्य दलों का केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। आयोग के द्वारा अगर बात करें तो दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकारों का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार प्रसारण के लिए समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल प्रस्ताव चाहिए। इन दलों को चुनाव के समय में 40 स्टार प्रचारक रखने की जो है अनुमति है। गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति प्राप्त है। अपने दलों के इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वालों में स्टार प्रचारक की यात्रा खर्च को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है, जो संपूर्ण देश में विशिष्टता उसी दल के लिए जो है आरक्षित होता है। और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है विशिष्ट उसी के लिए ये आरक्षित होता है। दूसरी ओर अगर बात करें तो कोई पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से एक चिन्ह को जो है मतलब कि चिन्हित कर सकता है अपने लिए। इसके बाद राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, ये क्या क्या दशाएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अहर्ताएं पूरी करता हो। क्या क्या अहर्ताएं पूर्ति करता हो ताकि उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाए। पहला, यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैलिड मतों का 6% मत प्राप्त करता है, या इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तो पहला जो कंडीशन है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। दूसरा कंडीशन क्या है, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि उसे लोकसभा चुनाव में 2% जो है स्थान प्राप्त होते हैं तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तीसरा, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त किया है तो उसे जो है राष्ट्रीय दल के रूप में नामित किया जा सकता है। राज्य स्तरीय दलों की जो मान्यता है इसके लिए आवश्यक जो दशाएं हैं देख लेते हैं। वर्तमान में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित अहर्ताएं पूरी करता हो। पहला,
यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो। कितना? 6%, 6%। तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्यों में जो है 2 स्थान प्राप्त किए हों, ठीक है, उसे जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि वह दल लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। तो 6% मतों को, अगर कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, या इसका अतिरिक्त अगर बात करें तो संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, तो उसे जो है मतलब कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तीसरा कंडीशन है, उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किए हो। चौथा, यदि पिछले लोकसभा आम चुनाव में उस दल से संबंधित राज्य में प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट या उस राज्य के लिए निर्धारित किसी अंश के रूप में सीटें प्राप्त की हो। पांचवा, यदि वह दल राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी। आम चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या जो है परिवर्तित होती रहती है। राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों को क्रमशः जो है अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 22 अगस्त 2016 को नियमों में संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा अब 5 वर्ष न होकर 10 वर्ष में की जाएगी। पहले 5 वर्ष था, अब कितना वर्ष? 10 वर्ष कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो दल हैं, प्रथम चुनाव से लेकर 16वें आम चुनाव तक अगर देखें तो प्रथम जो आम चुनाव है ये 1952 में हुआ और राष्ट्रीय दल उस समय 14 थे और राज्य स्तरीय 39। द्वितीय 1957 में हुआ और उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 4 और राज्य स्तरीय दलों की संख्या 11 थी। इस तरह से आप जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस तरह से आप देख लीजिएगा। 17वां जो चुनाव है 2019 में, और इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो दल थे 7 थे और राज्य स्तरीय 59 थे। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं उनके जो चुनाव चिन्ह है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा का जो चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, इसका जो चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हसिया और तारा। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है वह है कमल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वह है घड़ी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का जो चुनाव चिन्ह है वह है हाथी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह जो है फूल एवं घास। और नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है पुस्तक। नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी की जो स्थापना है 2013 में पीए संगमा, याद रखिएगा, पीए संगमा के द्वारा की गई थी। 7 जून 2019 को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के बाद यह उत्तर पूर्वी भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बन गया। इस दल से चुनाव चिन्ह यानी आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदंडों में से एक 4 राज्यों मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में शर्तों को पूरा किया गया है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को पूरे देश में अपने उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल एवं उनके गठन वर्ष, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय जो दल है और जो इनके गठन वर्ष है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 है। शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी, इसका गठन 1920 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है गठन 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी का गठन 1940 में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन 1948 में। द्रविड़ मुनेत्र कणगम
डीएमके इसका गठन 1949 में, मिजो नेशनल फ्रंट इसका गठन 1961 में, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का गठन 1963, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का गठन 1964, शिवसेना का गठन 1966 और मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इसका गठन 1975, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम इसका गठन 1972, नेशनल कांग्रेस 1979, भारतीय जनता पार्टी का 1980, तेलुगु देशम पार्टी का 1982, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984, असम गण परिषद का गठन 1985, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल इसका गठन 1977, समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन 1993 में, राष्ट्रीय लोकल दल का गठन 1996 और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी जेएनपी का गठन 1997 में, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गठन 1997, बीजू जनता दल का गठन 1997, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998, इंडियन नेशनल लोक दल यानी आईएनएलडी का गठन 1996, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1999, जनता दल यानी यूनाइटेड का गठन 2003 और जनता दल यानी सेक्युलर का गठन 1999 में हुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो दल का जो नाम है संक्षिप्त और गठन वर्ष नेक्स्ट जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 1999, लोक जनशक्ति पार्टी का 2000 में, तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन 2001 में, नागा पीपुल्स फ्रंट का गठन 2002 में, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन 2004 में और देशीय मुरपक्कू द्रविड़ कणगम का गठन 2005 में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन जो है 2006 में, हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन 2007 में, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल का गठन 2007 में और युवा जन श्रमिक रीथु कांग्रेस पार्टी का गठन 2011 में, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का गठन 2011, आम आदमी पार्टी का गठन 2012, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन 2013 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का गठन 2013। तो सबसे पहले किस पार्टी का गठन हुआ और सबसे बाद में किस पार्टी का गठन हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ और 2013 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का गठन हुआ। ये ज्यादा दो जो है शुरू के और लास्ट के आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर राजनीतिक दलों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबंध है। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है किसके द्वारा, तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन के किसी सदस्य को विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या को जो है जो लोकसभा सदस्य संख्या 545 है, इसका न्यूनतम 10% यानी या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना जरूरी है। यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्ष तक जो है चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति प्रदान की जाती है, किंतु मान्यता प्राप्त दलों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं उन्हें नहीं प्रदान की जाती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दबाव समूह के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे।